डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 1 इंट्रो। आकाश उठ भी जाओ, अब कितना देर तुम सोएगा? कहीं काम पर नहीं जाना है क्या? देखो, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और पैसे भी नहीं है। आखिर कैसे चलेगा हमारा घर? आखिर हमारे बच्चे का भविष्य कैसा होगा? कभी सोचा है तुमने? तुम्हारे सोए रहने से हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। आकाश की पत्नी जानवी ने आकाश को नींद से उठाते हुए कहा। उठ रहा हूं ना, तुम रोज रोज का कीच कीच लेकर सुबह खराब कर देती हो। कहा न एक दिन आएगा जब हमारे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ। आकाश ने अपनी पत्नी को झुंझलाते हुए कहा। मैं जानती हूं तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम हर खुशी हमें देना चाहते हो, मगर हमारी जिंदगी भी तो देखो। कल जो होगा सो होगा, मगर आज को तो देखो। अभी हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तुम कर्ज पर कर्ज ले चुके हो, कहां से आएगा हमारे पास पैसे? जानवी ने भी आकाश को जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं कुछ करता हूं जोगा। ये बात कहकर आकाश फ्रेश होकर घर से निकल गया। रास्ते में वह अचानक जा ही रहा था कि अचानक उसका पुराना दोस्त आनंद उसे मिल गया। आनंद आकाश का बचपन का दोस्त था और उसकी हर बातों को जानता था। बचपन से ही वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। रास्ते में जब आकाश को आनंद मिलता है तो वो उसे कहता है, भाई आज फिर मूड खराब हो गया है, सुबह से ही घर में कीच कीच हो रहा है। आखिर कब हमारा दिन सुधरेगा? आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हौसला रखो भाई और कुछ काम पर ध्यान दो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जल्द ही हमारी जिंदगी बदल जाएगी, किंतु हमें इसके लिए पूरे मन से लगना होगा। वैसे मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, अगर तुम भी काम करना चाहो तो मेरे साथ इंटरव्यू देने चल सकते हो। आकाश को आनंद ने समझाते हुए कहा। वैसे तुम काम करोगे क्या? तुमने तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं को है और ना ही कोई काम तुम्हें आता है। ये सुनते ही आकाश की तो त्योरियां चढ़ गई और वह झुंझलाते हुए बोला, अब तुम भी शुरू हो गए। तुम तो जानते ही हो कैसे हमारे घर के हालात थे। आखिर ऐसे में मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरा करता? आकाश की बातों को बीच में ही काटते हुए आनंद बोला, हाँ भाई, सब कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में, लेकिन फिर भी तुम कुछ काम करना चाहोगे तब तो तुम काम के बारे में जानोगे। खैर मैं चलता हूं, मुझे इंटरव्यू में जाने के लिए देरी हो रही है। ये कहते हुए आनंद अपने रास्ते पर निकल गया, लेकिन उसकी यह बात आकाश के मन में बैठ गया और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान कुछ तो ऐसा कर दो जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। सभी की तानों को सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। घर जाता हूँ तो बीवी की ताने सुनने मिलता है, गांव जाता हूं तो माँ बाप और रिश्तेदारों का ताना सुनने मिलता है। अब कुछ दोस्त बाकी थे जिंदगी, मगर अब वह भी ताने देने लगे हैं। ये कहते कहते आकाश पास के किराने की दुकान में पहुंचता है, जहां वो घर के लिए राशन का कुछ सामान उधार में लेता है। मगर क्या करे, उसका दिन था ही इतना खराब कि अधिक उधारी हो जाने के कारण उसे दुकानदार भी कुछ ताना सुना देता है। आकाश अब बेचारगी वाला मुंह बनाकर सामान को जैसे तैसे लेकर अपने घर निकल जाता है और मन ही मन कहता है, एक बार पैसे आने तो फिर मैं इन सब की बोलती बंद कर दूंगा। इसके साथ ही वो फिर अपने उज्जवल भविष्य की सपने बुनते बुनते कब घर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। इधर आकाश घर पहुंचा ही था कि उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसकी पत्नी जानवी ने उससे कहा, क्या हुआ, कुछ काम वाम किए या नहीं, या फिर आज फिर राशन वाले से उधारी लेकर आ गए? अब आकाश भी पूरा गुस्सा हो गया था। उसने अपनी पत्नी जानवी को जवाब देते हुए कहा, मैं उधारी लाऊं या कमाकर खाना लाऊं, आखिर खाना तो ला ही रहा हूं ना। उसकी यह बात सुनते ही जानवी भी उस पर बरस पड़ी और कहने लगी, तुम्हारी इसी सोच के कारण हमारी आज ये स्थिति है। इसीलिए तुमसे तुम्हारे माँ पिताजी भी अलग हो गए और तुम्हारा भाई भी तुमसे बात नहीं करता है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अब एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और अपने बेटे को लेकर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। न जाने वो कौन सा घड़ी था जब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई और अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर तुम्हारे साथ शादी करके इस भाड़े के कमरे में रहने आ गई। अब दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि आकाश ने भी उसे गुस्सा में बिना आव ताव देखे कह दिया, जाओ, तुम्हें अगर अपने मायके ही जाना है तो चली जाओ, मुझे भी नहीं रहना है तुम्हारे साथ। और रही बात तुम्हारे करोड़ों की संपत्ति की, तो इससे ज्यादा मैं एक दिन कमाऊंगा और तुम देखती रहना। एपिसोड 2 पत्नी गई मायके। आपने पिछली कहानी में सुनना कि कैसे आकाश और उसकी पत्नी जानवी के बीच में घर में पैसे नहीं होने के कारण और आकाश के काम नहीं करने के कारण झगड़ा हुआ, और यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब जानवी अपने मायके जाने की बात कह दी और आकाश भी उसे गुस्से में आकर अपने मायके जाने के लिए बोल देता है। अब पढ़िए आगे। पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई को मैंने उस समय आपकी बातों को नहीं मानकर आकाश से शादी कर ली।
आकाश से झगड़ा करने के बाद जाह्नवी अपने कमरे में जाकर अपने पिता महेंद्र बंसल से फोन पर बात करते हुए सिसक सिसक कर बोली, पर बेटी हुआ क्या ये तो बताओ, और पहले चुप हो जाओ, इस तरह अच्छे बच्चे रोते नहीं। और क्या हुआ जो तुमने गलती कर दी तो, लेकिन तुम्हारा पापा अभी जिंदा है, क्या बात है बताओ, महेंद्र बंसल ने अपनी बेटी से फोन पर पूछा। इस पर जाह्नवी ने सारी बात अपने पिता को बता दी। इसके साथ ही वह अपने पिता को अपने घर ले जाने की बात कहने लगी। ठीक है मेरा बच्चा, तुम अगर अपने घर ही आना चाहती हो तो मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, तुम किसी बात की चिंता मत करो, ये घर तुम्हारा भी है। अपने पिता की बात सुनकर जाह्नवी को थोड़ी तसल्ली मिली और वह अपने अलमारी से सारे कपड़े निकलकर अपने बैग पैक करने लगी। वहीं जब आकाश अपने कमरे में आया तो अपनी पत्नी जाह्नवी को बैग पैक करता देख खामोश हो गया। उसकी तो पूरी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उसने अपनी पत्नी से पूछा, जाह्नवी क्या तुम सच में मुझे छोड़कर अपने पिता के घर जा रही हो? क्या इतना ही दिन का प्यार था हमारा? अपने प्यार की बात तो तुम मत ही करो आकाश, जाह्नवी ने जवाब दिया। साथ ही उसने कहा कि आकाश तुमने शादी से पहले कितने सपने मुझे दिखाए थे कि मुझे ऐसे रखोगे, मुझे वैसे रखोगे, मगर अब क्या सब कुछ कहाँ चला गया? इस घर में न तो मैं खुशी से हूँ और ना ही मेरे बच्चे का भविष्य है। कल मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं, मैं उनके साथ वापस चली जाऊंगी। जाह्नवी सुनो ना, तुम क्यों मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरा विश्वास तो करो, आकाश ने जाह्नवी से कहा। जिस पर जाह्नवी भी उसे जवाब देते हुए बोली, आकाश बस भी करो, 4 साल से मैं तुम्हारी बात सुनते आ रही हूँ और तुम्हारी बातों पर विश्वास भी कर रही हूँ, लेकिन क्या हुआ? हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कम से कम हमारे भविष्य का न सही लेकिन अपने बच्चे के भविष्य का तो ख्याल करो। ठीक है जाह्नवी, अब से पक्का मैं कुछ न कुछ करके तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, आकाश ने जाह्नवी को मानते हुए कहा। लेकिन जाह्नवी इस बार अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने आकाश को जवाब दिया, ठीक है आकाश, मैं तुम्हारी बात मानकर एक बार तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुमने साल भर के अंदर इतनी कमाई कर ली कि जिससे हमारा परिवार चल सके तो मैं फिर अपने बच्चे के साथ तुम्हारे पास लौट आऊंगी। लेकिन अगर स्थिति अभी के जैसी रही तो फिर तुम्हें सिर्फ एक ही पेपर आएगा, वो भी तलाक का। तलाक का? ये बात सुनने ही आकाश के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने कहा कि जाह्नवी यह तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ऐसा कहते कहते आकाश कमरे से बाहर निकल गया और छत पर जाकर रेलिंग पर अपने हाथ पटकने लगा। बीच बीच में वह कहते रहता था कि नहीं जाह्नवी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैं बहुत जल्द ही बहुत सारे पैसे कमा कर दिखाऊंगा। ये कहते कहते उसके आंखों से आंसू कब बहने लगे उसे पता ही नहीं चला और अपनी पत्नी जाह्नवी के प्यार की शुरुआत के बारे में सोचते सोचते उसे कब रात गुजर गई यह भी उसे होश नहीं रहा। अगले दिन सुबह आकाश के घर की घंटी बजी। वो धीरे कदमों के साथ दरवाजे पर पहुंचा जहां उसके ससुर महेंद्र बंसल और उसकी सास सोनिया बंसल दरवाजे पर खड़े थे। उसने दोनों को अंदर आने का इशारा किया और फिर जाह्नवी को आवाज देने लगा। इधर आकाश की आवाज सुनने के बाद जाह्नवी भी दरवाजे के पास आई जहां अपने माता पिता को खड़े देखकर उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वो उनसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं इस घर में अब और नहीं रहना चाहती हूँ। इधर अपनी बेटी का ये हाल होते देख सोनिया बंसल ने कहा कि मैं तो पहले ही तुमसे कहती थी कि इस नकारा लड़के से शादी मत करो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मगर तुम थी कि मेरी बताती ही नहीं थी। अब देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। मैं तो अब भी कहती हूँ कि तुम आज ही इसे डिवोर्स दे दो और पीछा छुड़वाओ इससे अपना। तुम्हारी शादी हम कहीं ऊंचे और पैसे वाले खानदान में कर देंगे। चुप रहो सोनिया, हमारी बेटी का घर उजड़ रहा है और तुम उसे और ताना दे रही हो। कैसी माँ हो तुम? महेंद्र बंसल ने अपनी पत्नी सोनिया बंसल को चुप कराते हुए कहा। इसके बाद महेंद्र बंसल आकाश को बुलाते हुए कहा कि देखो आकाश, तुम दोनों के बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। अभी तो मैं अपनी बेटी और नाती को घर ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए अंतिम मौका है। अगर तुम अपनी गलतियां सुधार कर यह साबित कर देते हो कि तुम मेरी बेटी के लायक हो तो तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मैं बस 1 साल का ही समय दे सकता हूं। ये कहते हुए महेंद्र बंसल अपनी बेटी जाह्नवी को लेकर अपने घर निकल गए। वहीं दूसरी ओर आकाश रूंधे गला और हताश नजरों से अपनी पत्नी और बच्चे को खुद से दूर जाते हुए देखते रहा। एपिसोड 3 जुदाई का गम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा कि जाह्नवी के बुलाने के बाद उसके पिता महेंद्र बंसल और उसकी मां सोनिया बंसल दोनों आकाश के घर पर आते हैं। जहां महेंद्र बंसल आकाश को 1 साल का वक्त देते हैं तो वहीं सोनिया बंसल अपनी बेटी का तलाक कराना चाहती है, लेकिन महेंद्र बंसल के कहने पर चुप हो जाती है। जिसके बाद वे दोनों अपनी बेटी जाह्नवी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। इधर जाह्नवी के जाने के बाद आकाश की नजरें दरवाजे पर ही लगा रहता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं।
घंटों दरवाजे पर देखते रहने के बाद अचानक आकाश का सबसे अच्छा दोस्त विकास सिंघानिया उसके घर पहुंचता है, जहां वह आकाश को दरवाजे पर देख हैरान हो जाता है। पहले तो उसका नजर आकाश के चेहरे पर नहीं जाता है, जिससे वह मजाक ही मजाक में कहता है कि क्या बात है भाई, ऐसे दरवाजे की तरफ देख रहे हो जैसे तुम्हारी बीवी तुमको छोड़कर चली गई हो और वह कभी भी तुम्हारे पास अपने वाली हो। विकास के इतना कहते ही आकाश फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है नहीं भाई, अब वो कभी नहीं आएगी, नहीं मेरा बच्चा वापस आएगा। आकाश की बात सुनते ही विकास के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मगर तुझे क्या हुआ है? कहाँ है मेरे भाभी और भतीजा? कुछ तो बता, हुआ क्या है? विकास की बात को सुनकर आकाश और भी फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद विकास उसे चुप कराते हुए उससे सारी बात पूछता है, जिसके बाद आकाश भी उसे सारी बात बता देता है। सारी बात जानने के बाद विकास उसे कहता है भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो घर छोड़ कर गई है, तुम्हारे जिंदगी से नहीं गई है, तुम उसे अभी भी वापस बुला सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें जमकर मेहनत करना होगा। 4 साल तुम्हारे शादी में हो गए, परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न रही हो, लेकिन फिर भी भाभी तुमको कभी छोड़कर नहीं गई। इस बार मामला गंभीर लगता है, लेकिन तुमको भी अब समझना होगा वो तुम दोनों और तुम्हारे बच्चे के भलाई के लिए ही गई है। अगर अब भी तुम नहीं सुधरोगे और काम नहीं करोगे तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये कटे हुए वह आकाश को ढांढस बंधाता है। विकास से मिले अपनेपन के बाद आकाश को भी कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है, लेकिन फिर कुछ बात को सोचकर वो गुमसुम हो जाता है। इस पर विकास उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ तुम्हें, अब क्या परेशानी है तुम्हारी? जिस पर आकाश उसे बताता है कि उसके पास न तो पूंजी है और न ही वो कोई काम करने जानता है, ऐसे में वह आके क्या करेगा? आकाश की बातों को सुनकर विकास उसे कहता है कि भाई क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। मेरे एक जान पहचान के बिजनेसमैन है मिस्टर मेहता, तुम कल ही जाकर उनसे मिल लेना, कुछ न कुछ काम वो तुम्हें जरूर दे देंगे। ये कहते हुए वह अपने मोबाइल से मिस्टर मेहता का नंबर निकाल कर देते हुए आकाश को कहता है कि तुम इनसे बात कर लेना और इन्हें कहना है कि मैंने तुम्हें भेजा है, तुम्हें तुरंत काम मिल जाएगा। इसके बाद विकास आकाश को कुछ और बातें बताकर वहां से निकल जाता है। इधर आकाश विकास के जाने के बाद वापस अपनी पत्नी जानवी के ख्याल में खो जाता है। वो कहता है कि तुम ही तो एक मेरे प्यार थी, जिसके लिए मैं हर कुछ करने के लिए तैयार रहता था, मगर अब जब तुम ही मेरे पास नहीं हो तो मेरी जिंदगी पूरी वीरान हो गई है। लौट आओ मेरे पास जानवी। ये कहते कहते ही इसकी आंख लग जाती है और वो घर में रखे सोफे पर ही सो जाता है। देर शाम जब उसकी आंखें खुलती है तो खाली घर उसे काटने को दौड़ता है। वह मन ही मन कहता है कि जानवी तुम्हारे बिना न तो ये घर किसी काम का है और न ही मेरी जिंदगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास जल्द वापस लेकर आऊंगा। ये कहते कहते वह खुद को नशे में डुबा लेता है। जानवी के जाने के दुख में आकाश अपना सब कुछ खो देता है और वो पूरी बोतल शराब की खाली कर देता है। अगले दिन मोबाइल की घंटी से आकाश की नींद खुलती है। आधा अधूरा होश में वो फोन उठाते हुए पूछा है कि कौन बोल रहा है। वहीं दूसरी ओर विकास की आवाज आती है, मैं विकास बोल रहा हूँ, क्या बात है, मुझे बहुत जल्द ही भूल जा रहा है। विकास की बातें सुनकर आकाश अपने होश में आता है और विकास से पूछता है क्या बात है भाई, तुम कैसे इतनी सुबह सुबह फोन किए हो? जिस पर विकास झल्ला कर बोलता है कि भाई मैं तुम्हें याद दिलाना चाह रहा था कि तुम मिस्टर मेहता के यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। इस पर आकाश बोलता है कि ठीक है भाई, मैं तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद हम दोनों मिस्टर मेहता से मिलने के लिए चलते हैं। इधर मिस्टर मेहता भी अपने कामों में उलझे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर आकाश भी इंटरव्यू देने के लिए पूरी तैयारी में जुट गया। किंतु उसकी किस्मत बुरी कहे या उसके पुराने कर्म, जहां उसे इंटरव्यू देने जाना था वहां सबसे बड़े अधिकारी और कोई नहीं बल्कि विकास का सबसे बड़ा दुश्मन था। आकाश को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है। एपिसोड 4 पुराना दुश्मन। दोस्तों, पिछले कहानी में आपने सुना कि आकाश अपनी पत्नी जानवी के छोड़कर चले जाने से उसके गम में डूब गया था, जिसके बाद उसका दोस्त विकास उसे समझाता है और उसे मिस्टर मेहता की कंपनी के इंटरव्यू देने जाने के लिए कहता है। अब आगे आकाश सुबह नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर मिस्टर मेहता के कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला गया। ऑफिस पहुंचते ही आकाश सामने बैठे रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और कहता है कि वो इंटरव्यू देने आया है। इस पर रिसेप्शनिस्ट उसे घूर कर देखने लगती है और कहती है कि आज तो कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है हमारी कंपनी में, शायद आपको कोई गलत जानकारी मिली है। इस पर आकाश रिसेप्शनिस्ट को बोलती है, आप एक बार मिस्टर मेहता से बात कर लीजिए, मिस्टर मेहता ने ही मुझे बुलाया है। इस पर रिसेप्शनिस्ट आकाश को कहती है कि मिस्टर मेहता ने मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, अगर आपको बुलाए हैं तो आप खुद मिस्टर मेहता से बात कर लीजिए। रिसेप्शनिस्ट का जवाब सुनकर आकाश खींच जाता है और वो विकास को फोन करके सारी बात बताता है।
विकास मिस्टर मेहता से बात करने की बात कहकर फोन काट देता है। करीब आधे घंटे बाद विकास आकाश को फोन करके बताता है कि मिस्टर मेहता से उसकी बात हो गई है, वो जल्द ही उसे बुला लेगा। करीब आधे घंटे बाद रिसेप्शनिस्ट के पास मिस्टर मेहता का फोन आया है और उसे आकाश को अंदर केबिन में भेजने को बोलते हैं। आकाश धीरे कदमों के साथ मिस्टर मेहता के केबिन के अंदर चला जाता है। मिस्टर मेहता की रियल स्टेट की कंपनी होती है, जो उनके पुरखों से चला आ रहा होता है। उनका कमरा कई लग्जरी सामानों से सजा रहता है। अंदर जाते ही आकाश की नजरें इन सामानों को देखकर चौंधिया जाती है, जिस कारण वो मिस्टर मेहता को नहीं देख पाता है। कुछ देर घूरने के बाद मिस्टर मेहता आकाश को ध्यान से देखते हैं और तंज कसते हुए कहते हैं, क्या बात, आज ये रईसजादा को हमारी कंपनी में काम करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। मिस्टर मेहता के बोले गए शब्द पर अचानक आकाश अवाक होकर मिस्टर मेहता को देखने लगता है और अचानक उसके मुंह से निकलता है, विराट क्या तुम ही मिस्टर मेहता हो। इस पर मिस्टर मेहता यानी विराट मेहता आकाश को कहता है कि मेरे ऑफिस में मेरे केबिन आकार तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि क्या मैं ही मिस्टर मेहता हूं। ये कौन सा बचकाना सवाल है। इस पर आकाश झेपते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो बस। आकाश की बात पूरी भी नहीं हुई थी, इस बीच उसकी बात आधे में काटते हुए विराट आकाश को कहता है कि यह सब छोड़ो, आज तुम्हारे जैसे रईस को मेरे पास नौकरी के आना पड़ा, क्या बात है। इस पर आकाश कहता है कि मुझे काम की जरूरत थी, इसलिए मैं इंटरव्यू देने यहां आया था, मगर मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी के सीईओ तुम होगे। इस पर विराट बोलता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम काम क्या करना चाहते हो, क्योंकि बड़े बड़े सपने देखने और लंबी लंबी हाँकने के अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ काम भी जानते होगे। इस पर आकाश कुछ बोलने वाला होता ही है कि तभी विराट आगे कहता है, याद है ना कि तुम आज से 6 साल पहले बाजार में चंद रुपए के कारण मेरी कितनी बेइज्जती किए थे और क्या कहे थे तुम कि देखना एक समय आएगा जब मैं भिखारी ही रहूंगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। विराट की बात सुनते ही आकाश अपने अतीत में चला जाता है, जब उसकी पहली मुलाकात विराट से हुई थी। उस समय विराट के खराब रवैये के कारण उसके पिताजी अखिल मेहता उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदहाल हो गई थी। मुंबई के नुक्कड़ पर आकाश और विराट की टक्कर हुई थी। उस समय आकाश मुंबई में रहकर प्लेसमेंट ऑफिस चलाता था। उस दिन आकाश अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ मुंबई के गोरेगांव में घूम रहा था जब उसे विराट मिला था। विराट की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। फिल्म सिटी में मजदूरी कर वह खाने के लिए एक होटल पहुंचा था, जहां वह आकाश के साथ होटल के अंदर जा रही माया के साथ टकरा गया था। इस दौरान बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई भी हो गई थी। कहाँ खो गए मिस्टर रईस, लगता है तुम ये सोचने लगे कि क्या मैं वही विराट हूँ। ये कहते हुए विराट ने आकाश को वापस वर्तमान में लाया। इस पर आकाश उसको धीरे से कहता हूं, बस अपने पिछले समय को याद कर रहा था। इस पर विराट उसे तंज करते हुए कहता है कि हाँ, याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे फटीचर की यही हाल होनी थी। इसके साथ ही वो बताता है कि मैं तो खानदानी रईस हूं, लेकिन उस समय मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। शुक्र हो लॉकडाउन का, जब मेरे पिताजी ने मुझे माफ कर मुझे वापस बुला लिया, जिसके बाद से मैं पूरी कंपनी को संभाल रहा हूं। वहीं आकाश उसकी बातों को सुनकर कहता है कि यही लॉकडाउन मुझे लेकर डूबा है। मेरा सारा काम खत्म हो गया और मेरी यह स्थिति हो गई। इस पर विराट उसे कहता है, देखो नसीब भी क्या चीज है कि राजा को रंक और रंक को कब राजा बना दे पता ही नहीं चलता है। खैर रही तुम्हारी नौकरी की बात, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी को बड़े बड़े सपने देखने वाले की जरूरत नहीं है। इस पर आकाश भी उसे कहता है कि मुझे अगर पहले पता होता कि यह तुम्हारी कंपनी है तो मैं यहाँ कभी काम के लिए नहीं आता। और वैसे एक बात कह देता हूँ कि मैं सिर्फ बड़े बड़े सपने देखता ही नहीं हूँ, बल्कि उन्हें पूरा करने का दम भी रखता हूँ। बस मेरा समय आने दो, फिर मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। ये कहते हुए आकाश विराट की ऑफिस से निकल जाता है। एपिसोड 5 ए फ्लैट बदलेगी किस्मत। दोस्तों, पिछले कहानी में आपने सुना कि आकाश नौकरी के लिए इंटरव्यू देने मिस्टर मेहता के कंपनी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात कंपनी के मालिक विराट मेहता से होती है। पुरानी दुश्मनी होने कारण विराट आकाश को नौकरी नहीं देता, साथ ही उसे खरी खोटी सुनाता भी है, जिसके बाद आकाश विराट की कंपनी से बाहर निकल जाता है। अब आगे पता नहीं मेरी किस्मत इतनी क्यों खराब है। जब मैं पहले कोई काम नहीं करना चाह रहा था तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब मैं काम करना चाह रहा हूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। विकास तो एक कंपनी बताया भी, लेकिन हुआ क्या, मेरे पुराने कर्म के कारण मुझे बेरंग लौटना पड़ा। आखिर मैं करूं तो क्या करूं। ये सोचते सोचते आकाश अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर की ओर जा रहा था। जंगली रास्ता था और इलाका पूरा सुनसान। पूरे रास्ते एक दो ही गाड़ियां देखने को मिल रही थी। सूरज ढल चुका था और आकाश के मन में हल्का डर भी था। आकाश ने सोचा कि क्या हुआ, रास्ता सुनसान है और शाम हो चुकी है।
मेरे पास है क्या जो मैं किसी से डरूं? इतना आकाश सोचा ही था कि आगे पेड़ के नीचे आकाश को एक बड़ा बैग गिरा हुआ देखने को मिला। बैग के आसपास कोई नहीं था और बैग पूरा भरा हुआ था। पहले उसे लगा कि कोई फटा पुराना कपड़े बैग में भरकर छोड़कर चला गया होगा। फिर दूसरे पल उसके मन में ख्याल आया कि ये बैग किसी आतंकवादी का तो नहीं है जो बैग में बम डालकर रखा होगा। इतना सोचना ही था कि आकाश अपने सर को झटका और बोला, मैं भी पता नहीं कैसे क्या सोचने लगा हूं। इतना सुनसान इलाके में कौन सा आतंकवादी बम रखेगा? इससे अच्छा रहेगा कि मैं एक बार जाकर बैग खोलकर देख लेता हूं। अगर कुछ काम की चीजें मिली तो ठीक है और नहीं मिलेगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा। दूसरे ही पल आकाश के मन में ख्याल आया कि नहीं, मुझे किसी लावारिश बैग को नहीं छूना चाहिए। पता नहीं ये बैग किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो, और जाह्नवी भी तो मुझसे हमेशा कहती थी कि अनजान सामानों से हमें दूर रहना चाहिए। आकाश के मन में जाह्नवी की बात आते ही जैसे वो कहीं खो सा गया। उसे याद आ रहा था कि जब लॉकडाउन नहीं लगा था और अपनी प्लेसमेंट का ऑफिस चलाता था, उस समय जॉब के सिलसिला में जाह्नवी से उसकी दोस्ती हुई थी। पहली ही झलक में दोनों एक दूसरे को अपना दिल हार बैठे थे। एक दिन की बात थी जब जाह्नवी आकाश के ऑफिस में आई और कहने लगी, बेबी चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। जब से मिली हूं, एक दूसरे से प्यार का इजहार किया है, तब से कहीं भी साथ घूमने नहीं गए हैं। ठीक है बेबी, आज नहीं कल शाम चलेंगे, आकाश ने जाह्नवी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला। नहीं बेबी, कल शाम नहीं, आज ही चलेंगे। आज देखो ना कितना मस्ताना मौसम है, जाह्नवी भी आकाश को प्यार से मनाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ चलना है, आकाश ने जाह्नवी से पूछा। इस पर जाह्नवी कुछ सोचते हुए बोली कि चलो मरीन ड्राइव घूमने चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़े देर में अपना काम खत्म कर लेता हूँ, फिर साथ चलते हैं। इतना कहकर आकाश अपना काम खत्म करने में बिजी हो गया। कुछ देर काम करने के बाद आकाश अपने घर निकल गया, जिसके बाद वो जाह्नवी को लेने उसके घर के पास पहुंचा। आकाश को देखते ही जाह्नवी उससे लिपट गई और बोली, चलो बेबी घूमने चलते हैं। इसके बाद आकाश उसे लेकर मरीन ड्राइव के लिए निकल पड़ा। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक बैग पड़ा हुआ दिखाई दिया था। बैग देखकर आकाश अपनी गाड़ी रोक दिया तो जाह्नवी ने उस पूछा कि आखिर तुम्हें गाड़ी ऐसे बीच रास्ते में क्यों रोक दी है? तभी आकाश उसे कहता है कि देखो ना जान, वो सड़क किनारे किसी का बैग पड़ा हुआ है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। इस पर जाह्नवी बैग को घूरते हुए आकाश से बोली कि इस तरह लावारिश सामानों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं क्या होगा बैग में, मगर बैग को देखते ही आकाश के मन में कई सवाल चल रहे थे। उसका मन मान नहीं रहा था। बैग खोलकर देखने की उसे तेज इच्छा हो रही थी और अंत में आकाश खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो गाड़ी से उतरकर बैग खोलकर देखने लगा। वो बैग का चैन खोला ही था कि इतने में एक पुलिस की जीप उसके पास आकर रुकी। पुलिस की जीप को देखते ही आकाश बैग खोलते खोलते रुक गया, मगर उसकी बुरी किस्मत की पुलिस वाला उससे कई सवाल करने लगा। आकाश को देखते ही पुलिस इंस्पेक्टर अपने जीप से निकलकर पूछा, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ और इस बैग में क्या है? इस पर आकाश ने उन्हें कहा कि वे लोग घूमने जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में ये बैग दिखाई पड़ा जिसे देखकर वे रुक गए। उसने कहा कि मैंने अभी तक देखा भी नहीं है कि क्या है इसमें। इस पर इंस्पेक्टर उसे रोकते हुए बोला कि तुम रुको और हमें देखने दो। इसके साथ ही इंस्पेक्टर हवलदार को बैग खोलकर देखने बोलता है। कुछ देर बाद बैग की तलाशी लेने के बाद हवलदार इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहता है, जिस पर इंस्पेक्टर उन दोनों को अपने साथ थाने लेकर जाने की बात कहते हैं। इस पर जाह्नवी और आकाश दोनों कहने लगते हैं कि हमें इस प्रकार थाने लेकर क्यों जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन इंस्पेक्टर उनकी एक नहीं सुनता है और उन दोनों को थाने ले आता है। थाना पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर उन्हें बैग में गांजा होने की बात बताता है, जिस पर आकाश और जाह्नवी दोनों शॉक हो जाते हैं। बहुत सफाई देने के बाद इंस्पेक्टर उन दोनों से लिखित स्टेटमेंट लेकर छोड़ देता है। थाने से बाहर निकलने के बाद जाह्नवी आकाश पर गुस्सा होते हुए कहती है कि देखा, मैंने इसलिए कहा था कि लावारिश चीजों को नहीं छुआ करो, मगर तुम मेरी बात मानते ही कहाँ हो। अपनी और जाह्नवी की बातों को सोचते सोचते अचानक होश में आ जाता है और फिर सोचता है कि क्या करूं, बैग खोलकर देखूं या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद आकाश खुद से ही कहता है कि ऐसे ही मेरा दिन खराब चल रहा है, मैं बैग खोलकर देख ही लेता हूं, जो होगा सो होगा। इतना कहते ही वो बैग की चैन खोलकर उसके अंदर देखता है, जिसके बाद उसके पूरे होश ही उड़ जाते हैं। एपिसोड 6 उड़ गए होश। तो दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुनना कि आकाश रायजादा जब मिस्टर मेहता की कंपनी से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बैग दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह जाह्नवी के यादों में खो जाता है और उसे याद आता है कि इस प्रकार लावारिस स्थिति में उसे पिछले बार भी बैग मिला था, जिससे वह बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बचा था। किंतु उसका मन नहीं मानता है और मन ही मन सोचता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। ये कहते ही वह बैग का चेन खोलता है।
मगर बैग में रखे सामान को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब आगे। आकाश बैग की चैन तुरंत बंद करता है और बैग को अपनी पीठ पर टांगकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता। उसका शरीर पूरा पसीना से तरबतर हो चुका था। वो किसी तरह गाड़ी चलाता हुआ अपने घर पहुंचा। अपने कमरे में जाते ही वो दरवाजे की कुंडी लगा दिया। फिर लंबी लंबी सांसें लेकर वो खुद को रिलैक्स करने लगा। कुछ देर बाद सब ठीक हो जाने के बाद आकाश बैग की चैन को खोलता है और बैग को बेड पर उल्टा कर देता है। बैग के उल्टते ही बैग में रखे कई सोने के जेवर बाहर निकल जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। इसके साथ ही बैग से बाहर आता है एक फोटो और बंदूक। आकाश फोटो अपने हाथों में लेकर ध्यान से देखने लगता है। वो फोटो और किसी का नहीं बल्कि उसके शहर के विधायक विनोद दांगी का होता है। उसके पीछे एक तारीख लिखी होती है, 30 मार्च अंतिम दिन। फोटो देखते ही आकाश के होश उड़ जाते हैं। वो कई अंदाजे लगाने लगता है कि क्या कोई विधायक को मारने वाला है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर विधायक दांगी एकदम सीधे साधे और साफ दिल के इंसान है। आखिर क्यों कोई उन्हें मारना चाहेगा। मगर सच ये भी है कि बैग में उसे सोने के जेवर के साथ साथ विधायक दांगी के फोटो के अलावा बंदूक भी मिला है। इसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि वो आखिर विधायक को बचाए तो कैसे बचाए, उनकी जान खतरे में है। कुछ समय होने के बाद आकाश सोचता है कि उसे एक बार विधायक दांगी से मिलकर उन्हें आराम से सारी बात बतानी चाहिए, जिससे उनके ऊपर आने वाला खतरा भी कम हो सके। पूरी बात सोचते सोचते आकाश को कब नींद आ गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सुबह उसकी आंख खुलती है, जिसके बाद वो कल बैग में मिले फोटो और जेवर के बारे में सोचने लगता है। आकाश मन ही मन सोच रहा था कि अब वो आगे क्या करे, अपना कदम किस ओर बढ़ाए। वो मन ही मन कुछ प्लानिंग करता है और सोने के एक जेवर को अपनी जेब में रखकर बाकी सभी जेवर और बंदूक को कमरे की अलमारी में रख देता है। अपनी प्लानिंग को अंजाम कैसे दे ये सोचते सोचते आकाश घर से बाहर निकल जाता है। घर से कुछ दूर वो गया ही था कि उसे अपने एक दोस्त की याद आती है। कुछ सोचने के बाद वह अपना फोन बाहर निकलता है और अपनी कॉन्टैक्ट में कुछ नंबर देखने के बाद एक नंबर पर कॉल लगा देता है। वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि आकाश के रिश्ते का भाई और उसका जिगरी दोस्त प्रेम का रहता है। प्रेम न्यूज 1 इंडिया का एक नामचीन रिपोर्टर है। कुछ देर फोन की घंटी बजने के बाद दूसरे तरफ से आवाज आती है, और भाई बता, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। आकाश जवाब देते हुए कहता है, क्या बताऊं भाई प्रेम, बात ही कुछ ऐसा है कि तुम्हारे बिना काम नहीं हो सकता है। अच्छा, इतना जरूरी क्या मुद्दा है भाई, कुछ सोचते हुए प्रेम आकाश से पूछता है। इस पर आकाश प्रेम को कहता है कि भाई मैं सब कुछ अभी फोन पर नहीं बता सकता हूं, तुम सामने मिलो तब मैं सब कुछ बताऊंगा। मगर एक बात का वादा करना पड़ेगा कि मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा वो तुम अपने तक ही रखोगे। ठीक है भाई, तुम इसकी चिंता मत करो। आज तक तुम्हारे किसी सीक्रेट्स को मैंने किसी को बताया है क्या? प्रेम आकाश को कहता है। इस पर आकाश भी उसे कहता है, हाँ भाई मैं जानता हूं, मगर यह बात उन सभी से कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें किसी को नहीं बताने को कहा है। ये कहते ही आकाश उससे मिलने का समय और जगह के बारे पूछता है, तो प्रेम उसे ड्रीम नाइट बार में शाम को 7 बजे मिलने को बात कहकर फोन रख देता है। फोन कटने के बाद आकाश एक बार फिर अपना मोबाइल में कोई कांटेक्ट ढूंढने लगता है, जिसके कुछ देर बाद वह एक और नंबर पर फोन लगाता है और कहता है कि क्या मेरी बात मिस्टर सत्यजीत पाल से हो रही है। दूसरी ओर से जवाब आता है, हाँ मैं सत्यजीत ही बोल रहा हूं, आप कौन बोल रहे हैं? तभी आकाश कहता है, मिस्टर पाल मैं आकाश राय ज्यादा बात कर रहा हूं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पूर्व आपको अपने ज्वेलरी शॉप में काम करने के लिए कई लोगों की जरूरत थी। इसके बारे में अपने हमारे प्लेसमेंट ऑफिस से कांटेक्ट किया था। इस पर मिस्टर पाल कहते हैं, हाँ आकाश जी मुझे याद आया आपके बारे में। आज आपके वजह से ही मेरे दुकान में कई ईमानदार लोग काम कर रहे हैं। और बताइए कैसे आपने मुझे याद किया? इस पर आकाश कहता है कि मुझे सोने की कुछ ज्वेलरी बेचनी है, इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इस पर मिस्टर पाल उन्हें कहते हैं कि मैं 1 घंटे के बाद अपनी दुकान में पहुंच जाऊंगा, आप उसी समय आइए, फिर वहीं बात करते हैं। इतना कहकर मिस्टर पाल अपना फोन काट देते हैं। करीब 1.25 घंटे के बाद आकाश मिस्टर पाल के ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचता है, मगर आकाश के कपड़े को देखकर वहां के गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं, जिस पर आकाश उन्हें कहता है कि उसे मिस्टर पाल से मिलना है। इस पर दुकान के बाहर खड़े गार्ड्स आकाश का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसा इंसान मिस्टर पाल को जानता भी होगा, मुझे नहीं लगता। और इतना कहते ही सभी गार्ड्स आकाश पर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगते हैं। आकाश उन्हें कई बार रिक्वेस्ट करता है, मगर गार्ड्स आकाश की एक बात भी नहीं सुनते हैं। एपिसोड 7 मंजिल की शुरुआत। दोस्तों पिछले कहानी में आपने सुना कि आकाश जब बैग खोलता है तो उसमें बंदूक और जेवर देखाकर आकाश के होश उड़ जाते हैं।
इसके साथ ही इसे विधायक डांगी को बचाने की भी चिंता हो रही थी, जिसके कारण वो प्लान तैयार करता है और अपने दोस्त प्रेम से मिलने की बात करता है। इसके साथ ही वो बैग में मिले जेवर को बेचने के लिए मिस्टर सत्यजीत पाल से बात करता है। बात करने के दौरान मिस्टर पाल आकाश को अपनी ज्वेलरी की दुकान पर बुलाते हैं, जहां दुकान के बाहर खड़े गार्ड्स न सिर्फ आकाश को अंदर जाने से रोक देते हैं, बल्कि इसके साथ ही वो आकाश का मजाक भी उड़ाते हैं। अब आगे बार बार गार्ड्स द्वारा आकाश का मजाक बनाए जाने पर आकाश भी नाराज हो जाता है और वह गार्ड्स को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि किसी अंदर जाना है और किसको नहीं, ये डिवाइड करने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारा काम है दुकान की गार्डिंग करना, तो वही करो। इसके बाद वह अपना फोन निकलता है और मिस्टर पाल को कॉल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश को फोन पर बात कार्य देख गार्ड सोचते हैं कि कहीं ये सच में दुकान के मालिक को जानता तो नहीं है। फिर वह अपना सर झटकते हुए कहता है कि यह नहीं हो सकता है, और यह सोचते ही वे आकाश का एक बार फिर मजाक बनाने लगते हैं। वे आकाश को भला बुरा कह ही रहे होते हैं कि तभी दुकान के अंदर से मैनेजर बाहर भागते हुए आता है और आकाश से पूछता है कि आप ही मिस्टर आकाश हैं। इस पर आकाश मैनेजर को जान बोलता है, जिसके बाद मैनेजर आकाश को कहता है कि दुकान के मालिक उनका अंदर इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही वो दुकान के बाहर खड़े गार्ड्स को डांटते हुए उन्हें तुरंत मिस्टर आकाश से माफी मांगने के लिए कहता है। वहीं मैनेजर की बात सुनकर सभी गार्ड्स आश्चर्य से आकाश को देखने लगते हैं। उनकी स्थिति काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। वे तुरंत आकाश से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो उन्हें माफ कर दे। इस पर आकाश उनसे कहता है कि ऐसे काम ही नहीं करना चाहिए कि बाद में उसे शर्मिंदा होना पड़े, आगे से दोबारा ऐसा न हो, इसका ध्यान रखना। और यह कहते कहते आकाश मिस्टर पाल के केबिन में चला जाता है। मिस्टर पाल आकाश को देखते हुए कहते, वेलकम मिस्टर आकाश। इसके साथ ही वह गार्ड्स द्वारा किए गए अपमानों पर माफी मांगते हुए कहते हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं कि इन्हें क्या काम करना है। इन जैसे लोगों के कारण ही उनका बिजनेस मंदा चल रहा है। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद मिस्टर पाल आकाश से पूछते हैं कि आखिर कौन सी ज्वेलरी वो बेचना चाह रहे हैं। इस पर आकाश अपनी जेब में से एक हीरे और सोने से बनी हार निकालते हुए मिस्टर पाल के सामने रख देता है। मिस्टर पाल आकाश द्वारा दिखाए ज्वेलरी को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। मिस्टर पाल आकाश को कहते हैं कि मुझे इसे एक बार चेक कराना होगा, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं अगर वह निकला तो सच में ये बेशकीमती होगा। फिर मैं खुद अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा कि इसकी कीमत कितनी होगी। इस पर आकाश उन्हें चेक करवाने कहता है, जिस पर मिस्टर पाल अपने एक जौहरी को बुलाते हैं और उन्हें हार को चेक करने कहते हैं। आधे घंटे हार को चेक करने के बाद जौहरी कहता है कि यह हार चौहान वंश की रानी का है। यह एंटीक हार है और इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए होगी। जौहरी की बातों को सुनकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन कहता है कि अगर एक हार का कीमत यह है तो सभी जेवरातों की कीमत कितनी होगी। अब लगता है मेरा समय बदलने वाला है। अब मैं जानवी को जल्द से जल्द अपने साथ ला पाऊंगा। अब मुझे अपनी पत्नी और बच्चे से ज्यादा दूर नहीं रहना होगा। वो मन में सोच ही रहा होता है कि तभी मिस्टर पाल आकाश से पूछते हैं, ये हार आपको कहाँ मिल गया और आप इसे बेचना क्यों चाह रहे हैं। इस पर आकाश उन्हें कहता है कि यह हार मेरे दादा के पास किसी ने गिरवी रखा था। इसके बाद यह हार मुझे मिला। किसी को भी नहीं पता था कि यह एंटीक हार है। लॉकडाउन के बाद जब मेरी अचानक स्थिति बिगड़ी तब मेरे मन में इस हार को बेचने का ख्याल आया। क्या आप इस हार को मेरे लिए बेच सकते हैं? इस पर मिस्टर पाल कहते हैं कि बेशक मैं इस हार को बेच सकता हूं। मेरे एक करीबी मित्र का नीलामी घर है, चलिए हम कल वहीं चलते हैं। हो सकता है कि इस हार की कीमत वहां इससे भी ज्यादा मिल जाए। इस पर आकाश उन्हें ठीक है बोलकर घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद आकाश सोचता है कि हार को बेचने के बाद उसे कम से कम 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। इन पैसों से वो रियल एस्टेट का काम शुरू कर सकता है। अगर रियल एस्टेट का काम नहीं करेगा तो वो कोई फैक्ट्री भी डाल सकता है। फिर वो सोचता है कि कोई भी बिजनेस को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए उसे भरोसेमंद लोगों की एक टीम चाहिए होगी, तभी वो बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकेगा। इसके बाद वो अपने भरोसेमंद दोस्तों के बारे में सोचने लगता है जिसके मदद से वो कोई बिजनेस शुरू कर सके। कई लोगों के नाम सोचने के बाद भी उसे कोई समझ में नहीं आता है। तभी वो खुद से कहता है कि पहले प्रेम से मिल लेता हूँ, उससे विधायक डांगी के बारे बात करने के साथ साथ बिजनेस के बारे में भी बात कर लूंगा। वो कोई न कोई रास्ता जरूर बताएगा। ये सोचते ही वो रेडी होकर प्रेम से मिलने के लिए ड्रीम नाइट क्लब पहुंच जाता है। एपिसोड 8 मिशन सेवियर। दोस्तों, पिछले कहानी में आपने सुना कि आकाश मिस्टर पाल के पास जाकर अपने हर के बेचने की बात करता है, जहां उसे हर की कीमत 7 करोड़ रुपए पता चलता है। इसके साथ ही मिस्टर पाल उस हार को नीलामी घर में नीलामी करवाने की बात कहते हैं,
जिसके बाद आकाश हर से मिलने वाले पैसों से बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में सोचने लगता है और वह अपने दोस्त प्रेम से मिलने के लिए ड्रीम नाइट क्लब के लिए निकल जाता है। अब आगे। ड्रीम नाइट क्लब लोगों से खचाखच भरा होता है। चारों ओर लोग खाने पीने के साथ साथ नाचने एवं धुएं के छल्ले उड़ाने में व्यस्त थे। प्रेम अभी तक क्लब आया भी नहीं था। इसी बीच आकाश काउंटर पर जाकर थोड़ी ड्रिंक पीने लगता है। इस दौरान उसे जानवी का ख्याल आता है कि कैसे वो और जानवी सैटरडे नाइट को क्लब जाते थे और एक दूसरे के साथ कितना एंजॉय करते थे। साथ ही वो सोचता है कि काश मेरे पास पैसों की कमी नहीं होती तो आज जानवी भी मुझसे दूर नहीं होती। लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं और मैं जानवी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। वो अपने सोच में गुम रहता ही है कि तभी अचानक उसके पास एक लड़की आकर कहती है, हाय हैंडसम, क्या मैं भी साथ में बैठ जाऊं? इस पर आकाश उसे कुछ भी नहीं कहता है और ना ही उसकी ओर देखता है। तभी वो लड़की वेटर को शराब की एक बोतल लाने को कहती है और आकाश को बोलती है, क्या तुम मुझे कंपनी दोगे? इस पर आकाश उसे बिना देखते ही बोलता है, अपने काम से काम रखो, और वह वहां से उठने लगता ही है कि तब वह लड़की कहती है, जरा ये बात तुम मुझे देखकर तो कहो आकाश, तब मैं जानूं। अपना नाम सुनकर आकाश हैरान होकर लड़की ओर मुड़ता है और उसे देखते ही शौक होकर कहता है, तमन्ना, तुम पहले बताना चाहिए था न कि ये तुम हो। इस पर तमन्ना उसे कहती है कि जब से तुम्हारी और जानवी की शादी हुई है तब से तुम हम दोस्तों को तो भूल ही चुके हो। वैसे तुम इतने देर से किस सोच में गुम थे? आकाश तमन्ना को अपनी और जानवी के बीच हुई बात के बारे में बताता है, जिस पर तमन्ना उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, समय हर समय एक जैसा नहीं होता, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। इस पर आकाश उसे कहता है कि हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अब एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं। इस पर अचानक एक आवाज आती है, क्या सच में? इस पर आकाश और तमन्ना दोनों उस आवाज की ओर देखने लगते हैं। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि प्रेम की थी। दोनों एक साथ बोलते हैं, प्रेम, कब आए तुम? तभी प्रेम बोलता है, मेरे आने में तो 5 मिनट हो चुके हैं, मगर तुम लोग तो अपनी ही बातों में लगे थे। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ आकाश, तुम कौन सा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो और मुझे अचानक तुम मिलने क्यों बुलाए? इसके साथ ही वह तमन्ना से भी सवाल पूछता है कि और तमन्ना, तुम कैसी हो और लंदन से वापस कब लौटी? इस पर तमन्ना उससे कहती है, मैं ठीक हूँ। मेरी एमबीए की पढ़ाई कुछ दिन पहले ही पूरी हुई, जिसके बाद मैं परसों ही आई हूँ। वहीं आकाश कहता है कि भाई, मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले आराम से बैठो। इसके बाद आकाश सभी के ग्लास में ड्रिंक सर्व कर देता है। फिर आकाश दोनों को शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बताता है। इस पर प्रेम आकाश को कहता है, भाई तेरी लाइफ की तो ट्रेजेडी ही अलग है। खैर आगे का तेरा क्या प्लान है? इस पर आकाश कहता है कि मैं विधायक डांगी की जान बचाना चाहता हूं। इसके साथ ही मुझे अपनी एक कंपनी भी खड़ी करनी है। आकाश की बातों का जवाब देते हुए प्रेम कहता है कि मिस्टर डांगी के साथ मेरी अच्छी जान पहचान है, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगा, लेकिन तो तुम्हारी बात पर कितना भरोसा कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता। वहीं तमन्ना आकाश को कहती है कि मैंने एमबीए की पढ़ाई की है, इसलिए मुझे बिजनेस का अच्छा खासा आइडिया है। मैं तुम्हारी कंपनी शुरू करने में तुम्हारी मदद करूंगी। साथ ही मेरे कुछ और दोस्त रमेश, सनी, अभिषेक, रिया और पूजा जो कंपनी को चलाने में मदद कर सकते हैं। सभी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वे सभी कारगर साबित होंगे। आकाश दोनों की बात पर अपनी हामी भर देता है और प्रेम को कहता है कि हम कल ही विधायक डांगी से मिलने चलेंगे। इस पर तमन्ना भी उन लोगों के साथ चलने की बात कहती है। फिर सभी अपने कॉलेज की यादों को ताज़ा करते हैं और बिजनेस का नाम क्या रखेंगे इस बात पर डिस्कस करने लगते हैं। इस पर तमन्ना उससे कहती है कि अगर तुम रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी शुरू करना चाह रहे हो तो कंपनी का नाम हेवेंस लैंड रख सकते हो। इस पर आकाश और प्रेम अपनी हामी भर देता है। साथ ही प्रेम उससे कहता है कि कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने में मैं तुम लोगों की मदद कर दूंगा। फिर सभी एक दूसरे को बाय बोलकर अपने घर निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही आकाश कंपनी के नाम और काम के सोच में डूब जाता है। इसके बाद वह सोचता है कि क्यों न वो तानवी को इस बारे में बता दे। ये सोचकर वो अपना मोबाइल में जानवी का नंबर डायल कर देता है। कुछ देर रिंग जाने के बाद उधर से आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी को फोन किए? जानवी का फोन उसकी मां उठाती है और वह आकाश को झाड़ते हुए बोलती है। अपनी सास के फोन उठाने की आकाश को उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी आकाश कहता है कि सासू मां, मुझे जानवी से कुछ जरूरी बात करनी है। इस पर आकाश की सास उसे डपटते हुए कहती है कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जानवी से बात करने की, और तुम्हारे और जानवी के डाइवोर्स के पेपर तुम्हें जल्द पहुंच जाएंगे। अच्छा होगा तुम जानवी से दूर रहो। मगर इतना आकाश कहा ही था कि फोन कट जाता है।
इस पर आकाश मन ही मन अपनी सास को गाली देते हुए जानवी से कैसे बात करे सोचने लगता है और उसको नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह 10 बजे आकाश के पास प्रेम का कॉल आता है और वह बताता है कि विधायक डांगी से उसकी बात हो गई है, अगले 1 घंटे में उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। तुम इस बात की जानकारी तमन्ना को भी दे दो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ये कहकर प्रेम कॉल काट देता है। प्रेम के फोन रखने के तुरंत बाद ही आकाश तमन्ना को कॉल करता है और उसे मिस्टर डांगी के पास 1 घंटे में जाने की बात बताता है। तभी तमन्ना कहती है कि वो रेडी रहेगी, वो और प्रेम उसे पिक करने उसके घर के पास आ जाए। करीब आधे घंटे के बाद प्रेम आकाश को लेने उसके घर पहुंचता है, जहां से दोनों तमन्ना को लेने चले जाते हैं। तमन्ना भी उन दोनों के आने का राह देख ही रही होती है कि तभी उनकी कार वहां पहुंच जाती है और वे तीनों विधायक डांगी के घर की ओर निकल जाते हैं। एपिसोड 9 विधायक के घर पर हुआ हमला। दोस्तों, पिछले कहानी में आपने सुना कि आकाश ड्रीम नाइट क्लब पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी पुरानी क्लासमेट तमन्ना एवं प्रेम से होती है। तीनों मिलकर कंपनी को शुरुआत पर बात करते हैं और तय करते हैं कि कंपनी का नाम हेवंस लैंड रहेगा। इसके साथ ही तमन्ना अपनी कुछ और फ्रेंड्स को भी अपने साथ शामिल कर कंपनी को शुरुआत करने की बात कहती है। वहीं दूसरे दिन आकाश को लेने प्रेम उसके घर आता है, जिसके बाद आकाश और प्रेम तमन्ना के घर पहुंचते हैं और उसे लेकर विधायक डांगी के घर निकल जाते हैं। अब आगे विधायक डांगी के घर पहुंचकर प्रेम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि वे लोग आ चुके हैं, जिसके बाद मिस्टर डांगी उन्हें अपने चैम्बर में बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है मिस्टर प्रेम, आपने इतने अर्जेंट में क्यों मिलना चाह रहे थे। इस पर प्रेम सबसे पहले आकाश और तमन्ना का बारी बारी परिचय करवाता है, जिसके बाद आकाश मिस्टर डांगी को कहता है कि सर मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपकी जान खतरे में है। इस पर मिस्टर डांगी आकाश को कहते हैं यह आप क्या बोल रहे हैं, भला कौन मुझे मारना चाहेगा और क्यों। इस पर आकाश उन्हें कहता है कि सर मैं ये तो नहीं जानता हूं, मगर मुझे आपको कुछ दिखाना है। इतना कहते ही आकाश अपने पास से बैग में मिले मिस्टर डांगी के फोटो को उनके सामने रख देता है और उनसे कहता है कि सर मुझे लावारिश स्थिति में एक बैग पड़ा हुआ मिला था, इस बैग में कुछ रुपए और एक गन के साथ आपकी फोटो भी मिली है, इस फोटो पर एक डेट भी लिखा है। इस पर मिस्टर डांगी फोटो को पलट कर देखने लगते हैं। फोटो के पीछे लिखा होता है 30 मार्च अंतिम दिन। फोटो को गौर से देखने के बाद मिस्टर डांगी कहते हैं कि इसमें तो आज की ही तारीख लिखी हुई है, जिस पर आकाश उन्हें कहता है कि बिल्कुल सर, इसलिए तो हमें आपसे अर्जेंट में मिलना था। इस पर मिस्टर डांगी कहते हैं कि हो सकता है कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। फिर वह कहते हैं कि तुम्हें ये बैग मिला कहां से था। इस पर आकाश उन्हें जेवर होने की बात को छुपाकर बाकी सारी बातें मिस्टर डांगी को बता देता है। आकाश की बातों को सुनकर मिस्टर डांगी कुछ सोचने लगते हैं, तभी उन्हें पुलिस कमिश्नर का कॉल आता है। कॉल पर बात करने के दौरान पुलिस कमिश्नर मिस्टर डांगी को कहता है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि आप पर कभी भी कोई हमला हो सकता है, इसलिए खुद को सेफ रखिएगा। साथ ही पुलिस कमिश्नर उन्हें यह भी कहता है कि आपकी सिक्योरिटी में बढ़ा दे रहा हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ही बाहर निकले। इस पर मिस्टर डांगी को ठीक है कहकर कॉल रख देते हैं। कुछ समय की चुप्पी के बाद मिस्टर डांगी आकाश से कहते हैं कि अभी उन्हें पुलिस कमिश्नर का फोन आया था, वह भी मुझे सचेत रहने के लिए कह रहे थे। इस पर आकाश उन्हें कहता है कि सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको ये बात बताई है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मुझे कई तरह के जवाब देने पड़ेंगे पुलिस को। इस पर मिस्टर डांगी आकाश को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी बातें किसी के सामने नहीं आएगी। इधर मिस्टर डांगी आकाश से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कमरे में गोली चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर सभी शौक रह जाते हैं, लेकिन तभी सब देखते हैं कि आकाश के हाथों में गोली लगी हुई है। वहीं सामने एक गार्ड खड़ा होता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। मिस्टर डांगी जोर जोर से सभी सुरक्षाकर्मियों को आवाज देने लगते हैं। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच जाते हैं और उस गार्ड को पकड़ लेते हैं जिसके हाथों में बंदूक होता है। वो गार्ड रोते रोते कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन तब तक सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेते और अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाते हैं। इधर आकाश के हाथों से लगातार खून निकल रहा था, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास कॉल करते हैं। वहीं मिस्टर डांगी अपने एक नौकर को मेडिकेट लाने बोलते हैं और वो खुद आकाश को बेडरूम में ले जाकर उसके हाथों पर मरहम पट्टी करने लगते हैं। इस पर आकाश उन्हें कहता है कि मैं ठीक हूं, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। इस पर मिस्टर डांगी आकाश को कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, अगर वक्त रहते तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं जीवित भी नहीं रहता। इस पर आकाश कहता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपका जीवन बचाना मेरा फर्ज था, और वो उनसे ड्रेसिंग क्लॉथ और कॉटन लेकर प्रेम को दे देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं,
जिसके बाद वे आकाश के जख्मों को देखकर बोलते हैं कि ज्यादा घबराने का बात नहीं है, गोली सिर्फ हाथों को छू कर निकली है, मैं दवाई दे देता हूं, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर आकाश को दवा देकर वापस चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद मिस्टर दानगी आकाश को आराम करने कहते हैं। साथ ही वह आकाश से कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी कोई चीज की जरूरत हो या मदद की जरूरत हो तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करना। इसके बाद वो प्रेम और तमन्ना से बात करने के लिए बाहर हॉल में चले जाते हैं। हॉल में मिस्टर दानगी से प्रेम पूछता है कि आप पर जानलेवा हमला किसने कराया होगा। साथ ही वो कहता है कि गार्ड के हाथों में बंदूक थी मगर वो खुद को निर्दोष बता रहा था। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर मिस्टर दानगी प्रेम को कहते हैं कि अब मामले की जांच पुलिस के अधिकारियों द्वारा किए जाने के बाद ही सारा सच सामने आएगा। खैर तुम बताओ और सब कैसा चल रहा है तुम्हारा। इस पर प्रेम उन्हें कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और हो सकता है कि आगे आकाश को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस पर मिस्टर दानगी प्रेम से कहते हैं कि आकाश को जब भी मदद की जरूरत होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। एपिसोड 10 रहस्यमयी दुनिया। तो दोस्तों पिछले कहानी में अपने सुनना कि आकाश, प्रेम और तमन्ना मिस्टर दानगी के घर जाते हैं और उन्हें उनकी जान खतरे में होने की बात बताते हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर भी मिस्टर दानगी को फोन कर सावधान रहने को कहते हैं। वे सभी बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक फायरिंग की आवाज आती है और आकाश घायल हो जाता है। वही सुरक्षाकर्मी फायरिंग करने वाले गार्ड को पकड़ लेते हैं और पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इधर आकाश का इलाज करवाने के बाद मिस्टर दानगी प्रेम और तमन्ना से बात करते हैं। तभी प्रेम होने कहता है कि जल्द ही आकाश को उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अब आगे मिस्टर दानगी प्रेम से पूछते हैं कि किस प्रकार की मदद की आकाश को जरूरत है। इस पर उनका जवाब देते हुए तमन्ना कहती है कि आकाश एक नई कंपनी शुरू करने जा रहा है। ये कंपनी रियल एस्टेट से जुड़ी है। इसका पेपर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और पेपर कंप्लीट होने के बाद कुछ लैंड की जरूरत पड़ेगी। इस पर मिस्टर दानगी उन्हें कहते हैं कि पेपर वर्क आप लोग शुरू कीजिए, जहां कहीं भी काम रुकेगा मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं उस विभाग में फोन करके काम निकलवा दूंगा। रही बात जमीन की तो मेरे पास कई सारी जमीन है जो जब चाहे तब आकाश अपने काम में ला सकता है। मैं आकाश को वह सारी जमीन बाजार से कम कीमतों में दे दूंगा। इस पर प्रेम और तमन्ना मिस्टर दानगी का धन्यवाद करते हैं और उनसे अपने घर जाने के लिए विदा लेते हैं। वही आकाश दवाई लेने कारण गहरी नींद में चला जाता है, जिस कारण वो प्रेम और तमन्ना के साथ घर नहीं जा पाता है। प्रेम और तमन्ना के जाने के बाद मिस्टर दानगी सुरक्षा कर्मियों से मिलने के लिए उनके पास चले जाते हैं, जहां उन्हें ऑफिसर विवेक मिलता है। वो मिस्टर दानगी के आते ही उन्हें नमस्कार करता है, साथ ही उन्हें उन पर जानलेवा हमला किसने करवाया था इसके बारे में कुछ सुराग हाथ लगने की बात बताता है। इसके साथ ही वो बताता है कि इस मामले में गार्ड की गलती नहीं थी, उसके बेटी को किसी ने किडनैप किया था और उसे बंदूक लेकर जाने के लिए कहा था। वही गोली किसने चलाया इसके बारे में अभी जांच चलने की वह बात बताता है। ऑफिसर विवेक की बात सुनकर मिस्टर दांग अपना सर हिलते हैं और कहते हैं कि जिसने भी यह हरकत करवाया है उसे जल्द से जल्द पकड़े। साथ ही वो गार्ड को छोड़ने के लिए कह देते हैं। इस पर ऑफिसर विवेक उन्हें जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट देने की बात कहकर वहां से चला जाता है। इधर दूसरी ओर जब आकाश गहरी नींद में सोया रहता है तो उसे सपनों में एक अलग जगह दिखाई देता है। उस जगह पर कई चारों ओर घने जंगल थे। इस जंगल में एक सन्यासी अपने तपस्या में लीन था। वो धीरे धीरे कदमों में सन्यासी की ओर जा ही रहा था कि तभी सन्यासी की आंख खुल जाती है और वे मुस्कुराकर आकाश को देखते हैं और कहते हैं, बच्चा ये तेरी मंजिल की शुरुआत है, अभी तुम्हें कई काम करने हैं, बहुत जल्द तुम पर बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है, इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। इस पर आकाश उस सन्यासी से पूछता है कि आप कौन है बाबा और मुझ पर कैसी जिम्मेवारी आने वाली है और मुझे किस बात के लिए तैयार रहना होगा। इस पर सन्यासी कहता है कि बच्चा जैसे जैसे समय आएगा तुम्हें हर सवाल के जवाब मिलते जाएंगे, लेकिन तुम्हें इससे पहले अगली अमावस्या से पहले असम बंगाल के बॉर्डर पर स्थित माता कामाख्या के मंदिर पहुंचना होगा। वहां तुम्हें मंदिर के स्वामी आचार्य जटाधारी मिलेंगे, उनसे तुम्हें 11 दिनों का दीक्षा लेना होगा। 11 दिनों के पश्चात तुम्हें कुछ करिश्माई ताकत मिलेगी जिसे तुम्हें सिद्ध करते हुए इसके चरम पर ले जाना होगा, तभी तुम अपनी जिम्मेवारी को निभा पाओगे। ये कहने के बाद सन्यासी आकाश को अपनी आंख बंद करने बोलते हैं और वह अपनी आंख भी बंद कर लेते हैं। कुछ मंत्र बुदबुदाने के बाद सन्यासी के ललाट के बीच से एक तरंग निकलता है और वह आकाश के ललाट में समा जाता है। इसके तुरंत बाद आकाश की आंखें खुल जाती हैं। आंख खुलने के बाद आकाश को उसका सर भारी भारी सा लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि उसने जो सपने में देखा क्या वो सच है। फिर वो खुद की बातों को काटते हुए कहता है कि यह मैं भी क्या सोच रहा हूं, ये सच कैसे हो सकता है।
मैं कोई सपना देख रहा था। वर्तमान समय में ऐसे कहीं भी सन्यासी नहीं होते हैं और ना ही ऐसी कोई ताकतें होती है। आकाश बस सपने को बातों को सोचा ही जा रहा था, पर उसे पता ही नहीं था कि यह सब उसके साथ सच होने वाला है। इसके प्रकृति ने अपनी रक्षा के लिए चुना है। वो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है जो सबकी परेशानियों को दूर करेगा। लेकिन इन सब में समय लगने वाला है। इस दौरान आकाश की जिंदगी पूरी तरह उथल पुथल होने वाली है। अपनी सोच से बाहर आने के बाद आकाश को ध्यान आता है कि वो अभी मिस्टर डांगी के बेडरूम में है। वो जल्द ही बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है और मिस्टर डांगी से मिलने हॉल में पहुंच जाता है। वो हॉल में इधर उधर मिस्टर डांगी को खोजने लगता है, लेकिन उसे मिस्टर डांगी कहीं भी नजर नहीं आते हैं। वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मिस्टर डांगी कहाँ चले गए। आकाश इतना सोच ही रहा होता है कि तभी एक नौकर आकाश के पास आकर कहता है, क्या हुआ साहब, कुछ चाहिए क्या आपको? इस पर आकाश उसे मना करते हुए कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ सोचते ही आकाश नौकर से पूछता है कि मिस्टर डांगी कहाँ मिलेंगे। इस पर नौकर उन्हें जवाब देते हुए कहा है कि मिस्टर डांगी अभी मंदिर में पूजा अर्चना करने में व्यस्त हैं। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।